Hello students, welcome to the online classes of Nirmal पीजी कॉलेज। अपनी यूनिट 4 प्रोग्रेस में है और लास्ट टाइम तक मैंने सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन एंड वायो सावर्ट लॉ और इट्स एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा दिया था। ठीक है, तो अपना आज का टॉपिक रहेगा एम्पियर्स लॉ और एम्पियर्स लॉ का इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म। तो सबसे पहले देखते हैं अपन आपका एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ तो सब आप जानते हो अच्छे से कि आपके पास एक क्लोज सिस्टम है। ठीक है, क्या है आपके पास? एक क्लोज सिस्टम है और इस क्लोज सिस्टम में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है, क्या है? सपोज करना इस सिस्टम में करंट है, अभी मैं करंट का वैल्यू बताऊंगा कैसे कैसे ले रहे हैं। तो सपोज करना आपके पास सिस्टम है और सिस्टम में क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। तो उस करंट की वजह से क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड का आप चाहे तो बोल सकते हो लाइन इंटीग्रल, और इसको बोलते हैं अपन एक चीज और बोला था इसको सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल और सर्कुलेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, वेयर वी इज मैग्नेटिक फील्ड और डी एल इज इस लाइन एलिमेंट। सपोज करना इस क्लोज सिस्टम का जो सरकमफेरेंस है उसकी टोटल लेंथ कितनी है? डी एल है। इस पे अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है? बी है। तो लाइन इंटीग्रल और सर्कुलेशन क्या होता है आपका? इंटीग्रेशन ऑफ वी डॉट डी एल वेक्टर। क्लियर? अब क्या है कि इस क्लोज सिस्टम में करंट्स है आपकी, क्या है? करंट्स। अब एक सिस्टम है तो उसमें क्या है? करंट है। अब ये मैंने बोल दिया कि इतनी सारी आपकी करंट है जिनकी डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। सपोज करना एक करंट आपकी इस प्रकार है कि इसकी डायरेक्शन कैसे है? ऐसे अप साइड में, सेकंड वाले की अप साइड में, थर्ड वाले की डाउन साइड में और फोर्थ वन की अप साइड में। कैसे भी हो सकती है, मैंने इसको सपोज किया है। तो एम्पियर्स लॉ क्या बताता है आपका कि द लाइन इंटीग्रल और सर्कुलेशन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज पाथ सी और क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द algebraic sum of all currents in this system multiplied with permeability in a medium और इन ए वैक्यूम, कुछ भी बोल सकते हो। क्या बोला है? द लाइन इंटीग्रल और सर्कुलेशन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द अराउंड पाथ सी और डी एल इज इक्वल टू द algebraic sum of all currents in this closed system multiplied with mu, means b dot dl equal to mu 0 summation of I, या इसको स्मॉल आई बोल लो, और समीशन ऑफ स्मॉल आई क्या है? कैपिटल आई के इक्वल है। कैपिटल आई को आप बोल सकते हो इनक्लोज। इनक्लोज का मतलब है कि जो केवल इस सिस्टम के अंदर ही करंट होगी इनसाइड में, उन्हीं को अपन क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। तो आपका जो एम्पियर लॉ है बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू 0 आई। आई यहाँ पे क्या है? आई इंक्लोज। और ये क्या है? समीशन ऑफ डेल आई क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स। अलजेब्रिक सम का क्या मतलब है? जो आपका प्लस है वो प्लस रहेगा मैग्नीट्यूड, और जो माइनस है वो क्या रहेगा? आपका माइनस रहेगा। तो सपोज करना जो अप साइड है, अप साइड में तो मैं क्या लेके चल रहा हूं? प्लस, और डाउन साइड में क्या लेके चल रहा हूं मैं?
माइनस। तो अप साइड वाली जितनी भी करंट्स है उनको मैं प्लस लिखूंगा मैग्नीट्यूड, और डाउन साइड वाली का माइनस में लिखूंगा। मीन्स यहाँ पे जो समीशन ऑफ डेल आई है और आई इंक्लोज है और आई है, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, समीशन ऑफ डेल आई क्या होगा, देखो I1 अप साइड में है यानी प्लस, I2 अप साइड में है यानी प्लस, I3 डाउन साइड में है यानी माइनस, I4 अप साइड में है यानी कि प्लस। मीन्स I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4। इस प्रकार से क्या होगा आपका ये करंट की एल्जेब्रिक सम। और सपोज करना एक करंट कुछ इस प्रकार से है I5, तो क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। अगर आप बोलते हो माइनस तो गलत है, अगर आप बोलते हो प्लस वो भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने बोला है इंक्लोज, जो केवल इस सिस्टम के अंदर है, इनसाइड है, उन्हीं करेंट्स को अपन क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ देखो ये I5 बाहर है तो इसको क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। मीन्स इसको अपन ने जीरो कर दिया इस सिस्टम की। तो आपका एम्पियर्स का लॉ क्या बन जाएगा, B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई के इक्वल। क्लियर। अब ये आपका बन गया। अब ये एम्पियर लॉ है, तो एम्पियर लॉ का अपन क्या करते हैं, एम्पियर लॉ से अपन किसी भी सिस्टम की करंट वगैरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो B है, B कहलाती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहलाती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी आपका इसी में टॉपिक है, मैंने बोला था आपका डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल differential and integral form of Ampere's law। ठीक है, इस प्रकार से। तो आपका एम्पियर का लॉ क्या है, एम्पियर का लॉ है इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई इंक्लोज या आई। तो ये तो क्या हो गया, इंटीग्रल फॉर्म हो गई। ये क्या हो गई आपकी इंटीग्रल फॉर्म। जैसे आपने गॉस लॉ का लिखा है इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म, यानी कि डेल डॉट ई इक्वल टू रो एप्सिलॉन, ई डॉट डी एस इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन जीरो समथिंग, इस प्रकार से। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म क्या आ जाएगी आपकी एम्पियर्स लॉ की। मैग्नेटिक फील्ड में अपन देखते हैं एम्पीरियल लूप बनता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में गाउसियन सरफेस, गाउसियन लूप वगैरह जो भी बनता है। तो यहाँ से देखना, ये इक्वेशन एक मान लो, मुझे क्या है इंटीग्रल फॉर्म के बारे में पता है, तो क्या कैलकुलेट करूँगा मैं, इसका डिफरेंशियल फॉर्म, जो कि अपने को आगे हेल्प करेगा कैलकुलेशन में, जो भी फर्दर मोर कैलकुलेशंस होंगी उनमें हेल्प करेगा। तो डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वी नो दैट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए वेक्टर। ये आपको मैं शायद बता चुका हूं, मे बी, अगर मुझे जहां तक ध्यान है। जे यहां पे कहलाती है आपकी करंट डेंसिटी। क्या कहलाती है, करंट डेंसिटी। एक्चुअली जे होता है आपका डी आई ओवर डी ए। लाइक आपका होता है इलेक्ट्रोस्टेट में और मैग्नेटोस्टेट में। एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ थोड़ा जल्दी में। इलेक्ट्रोस्टेट में होता है आपका रो सिग्मा लैम्बडा, ये चीज़ होती है। रो होता है आपका डी क्यू ओवर डी बी, सिग्मा होता है डी क्यू ओवर डी ए, और लैम्बडा होता है डी क्यू ओवर डी एल। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी प्रकार मैग्नेटोस्टेट में होता है, मैग्नेटो में क्या होता है आपका रहता है जे और के। क्या रहता है, जे और के। जे का वैल्यू तो रहता है डी आई,
क्योंकि करंट की वजह से आता है मैग्नेटिक फील्ड, क्यू क्यों लिखा है, चार्ज की वजह से आता है। तो डी आई ओवर डी ए, तो ये हो जाएगा जे, जिसको बोलते हैं सरफेस करंट डेंसिटी, और के होता है लीनियर करंट डेंसिटी, जिसका वैल्यू होता है डी आई ओवर डी एल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो फिर क्या लिखा था अपन ने, क्यू इक्वल टू रो डी भी लिखा था। अब चूंकि यहाँ पे करंट की क्या होती है, डायरेक्शन में वो होती है, इंपॉर्टेंट रहती है, तो क्या लेंगे अपन यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे। देखिए कैसे, वी नो डेट आई इक्वल टू जे डॉट डी एट, क्यों, क्योंकि यहाँ से अपन ने किया तो डी आई इक्वल टू क्या बन गया, जे डी ए बन गया, ठीक है। और आई क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस प्रकार, ठीक है। तो जे डॉट डी ए, इसको जे डी ए भी बोल सकते हो सीधा, कोई वाली बात नहीं है, ठीक है। एंड फ्रॉम स्टोक्स कर्ल थ्योरम, याद है क्या स्टोक कर्ल थ्योरम क्या बताता है, स्टोक कर्ल थ्योरम, स्टोक कर्ल थ्योरम बताता है आपको लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना और सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में चेंज करना, ठीक है। क्या है कि जैसे आपका होता है ए डॉट डी एल वैक्टर, तो उसको किस में चेंज करता है, वो सरफेस इंटीग्रल में डेल क्रॉस ए डी ए वेक्टर। तो यहाँ पे ए क्या है, आपका वेक्टर है, और अपन जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे बी, ए की जगह बी को रिप्लेस कर देंगे तो ये बी में इक्वेशन आ जाएगी, मीन्स यहाँ पे क्या जाएगा, बी डॉट डी एल वैक्टर इक्वल टू डेल क्रॉस बी डी ए, आएगा नहीं आएगा, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है यानी आई की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 3 है यानी कि बी डॉट डी एल की वैल्यू है। तो क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 और 3 को कैसे में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो वाई पुटिंग इक्वेशंस 2 and 3 इनटू इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और 3 को किस में पुट कर दिया या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो देखो बी डॉट डी एल की वैल्यू कितनी है आपकी, ये वाली है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बोल लो, एक ही बात है, या डी ए रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू म्यू जीरो, आई की जगह क्या लिख देंगे अपन, जे डॉट डी ए और जे डी ए, एक ही बात है, लिख दो। अब म्यू जीरो आपका कांस्टेंट है, तो इसको मैं इसके इंटीग्रल के इनसाइड में ले जा सकता हूँ, मीन्स इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू जीरो जे डी। तो देखो इक्वेशन नंबर 4 में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है क्या, ये क्लोज इंटीग्रल, ये क्लोज इंटीग्रल, ये डी ए वेक्टर, ये डी ए वेक्टर। तो क्या कर रहे हैं अपन, कंपेयर बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 के जो दोनों साइड्स है उनका क्या कर रहे हैं अपन, कंपेयर कर रहे हैं। तो इंटीग्रल से इंटीग्रल गया, डी ए वेक्टर से डी ए वेक्टर गया, क्या बचेगा आपका, डेल क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू म्यू जीरो जे वेक्टर, मीन्स डेल क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू म्यू जीरो जे वेक्टर। और यही क्या है आपका एम्पियर का लॉ है, उसका क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है, और यही फेराडे की 4th इक्वेशंस का कुछ पार्शियल फॉर्म है। आपने पढ़ा होगा, इसमें एक्स्ट्रा टर्म रहती है प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेली ओवर डेल टी, ये वाली रहती है। तो इसको अपन यूनिट 5 में देखेंगे कैसे आएगा। ये वाला डिस्प्लेसमेंट करंट वाला पार्ट होता है, कैपेसिटर के बीच में वैक्यूम है फिर भी करंट कैसे फ्लो हो रही है उसको ये बताता है, ठीक है। तो वो अपने बाद की बात है। तो डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जीरो जे आपका ये आ जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म, और ये आ गया आपका इंटीग्रल फॉर्म, किसका, एम्पियर्स लॉ का। कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको कोई मैग्नेटिक फील्ड दे दे बी वेक्टर क्या होगा आपका,
बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालना जानते हो। जे वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, जे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप प्लस जे जेड के कैप। वैल्यू पुट करो, वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये आपका हुआ एम्पियर्स लॉ और एम्पियर्स लॉ के इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म। क्लियर? चलो, अब है आपका तीन क्वांटिटी है या तीन वेरिएबल्स है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैग्नेटोस्टेट या मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हो, एक होता है आपका बी, एक होता है एच और एक होता है एम। बी, एच और एम, अगर इन तीनों के बारे में रिलेशन समझ गए तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो पहला है मैग्नेटाइजिंग या मैग्नेटाइजेशन वेक्टर और मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर और मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एम से। ये क्या होता है कि आपके पास कोई भी मटेरियल है, क्या है, कोई भी मटेरियल है, और मटेरियल में क्या है, आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट है। अब यहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट की बात आ गई। तो कोई भी मटेरियल है, सपोज करना ये मटेरियल है, और इसमें क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, ये हमेशा डाइपोल रहता है। याद रखना, एन और एस हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपको पूछा जाए क्या मैग्नेटिक मूवमेंट मोनोपोल होता है या नहीं, क्या पूछा जाए मैग्नेटिक मूवमेंट मोनोपोल होता है या नहीं, तो आप इसको गलत बता देना, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आपने हमेशा पढ़ा होगा एक मैग्नेट है, उसमें एन और एस जो पोल्स है हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, चाहे इसे आप बीच में से कट कर लो, फिर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा, यहाँ पे एस आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, दो पोल्स बन रहे हैं काटने पे भी, और पहले भी दो पोल्स थे, यानी कि ये क्या रहता है, डाइपोल। ऐसा नहीं है कि सिंगल चार्ज है क्यू, सिंगल चार्ज की वजह से मोनोपोल आ जाता है। अगर दो चार्ज है अपोजिट में, डिस्टेंस डी पे है, तो डाइपोल आ जाता है। तो यहाँ मोनोपोल एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रिक केस में। मैग्नेटिक केस में मैग्नेटिक मूवमेंट का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। कभी कभी अपन म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो स्मॉल एम से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे काफ़ी सारे मैग्नेटिक मूवमेंट है। क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट। अब इस मटेरियल का टोटल वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम, इस वॉल्यूम का क्या मान लिया, dV। कितना वॉल्यूम मान लिया, dV। तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर कैपिटल M होता है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, कैपिटल M। मीन्स कैपिटल M विल बी समीशन ऑफ MI, एक सबका समीशन कर दिया तो टोटल डेल MI कर दिया सबको ऐड करके, और DB के इक्वल।
इसको डेल वी भी लिख सकता है, कहीं कहीं पे डेल वी लिखा होगा और कहीं कहीं पे डी बी, वो तो अपन करेगा कि अपन ने कोई सा एलिमेंट लिया है उस पर डिपेंड करेगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम जितना भी आपका मैग्नेटिक मूवमेंट का वैल्यू है वो क्या है, मैग्नेटाइजेशन है। और पर यूनिट वॉल्यूम जितना भी आपका डाइपोल मूवमेंट है वो क्या है, पोलराइजेशन है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइजेशन वर्क करता है वही मैग्नेटिक फील्ड में क्या वर्क करता है, मैग्नेटाइजेशन। जितना ये पोलराइज करेगा एक मटेरियल को उतना ही ये मैग्नेटाइज करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू करंट वगैरह देगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी का काम भी यही करेगा। समझे बंधुओं? तो m इक्वल टू क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कैपिटल M, कैपिटल M इक्वल टू समीशन ऑफ डेल एम आई इक्वल टू डेल वी। जहां एम आई आप मान लो कोई भी ith आपका एटम है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट है, काफी सारे एटम होंगे तो उसमें से अपन ने क्या कर लिया है, इसको इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो कुछ करेंट्स अपन इसमें पढ़ते हैं। अभी अपन BHM इनमें रिलेशन भी देखेंगे, रिलेशन। अभी देख रहे हैं अपन करंट्स, दो तरह की करंट्स है। पहली करंट्स है कंडक्शन करंट और इसको बोलते हैं अपन फ्री करंट, फ्री फ्री फ्री। तो क्या है कंडक्शन करंट और फ्री करंट? इसका मतलब क्या है कि आपका कोई भी मटेरियल है, तो कोई भी मटेरियल में क्या होते हैं, अगर वो कंडक्टर है तो ऑब्वियसली अपन जानते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा होते हैं। तो क्या होता है, करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगी आपको, कंडक्शन करंट और फ्री करंट। और दिस करंट फ्लोज थ्रू थिन वायर्स, और कह सकते हैं मैक्रोस्कोपिक पाथ। मैक्रोस्कोपिक यानी इसके लिए पाथ अपने जरूरी है। मैक्रोस्कोपिक मतलब कि हाँ एक आपका वायर वगैरह होगा जो इनको क्या करेगा, फ्लो का क्या करेगा, वर्क करेगा। तो करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करेंगे करंट आएगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, कंडक्शन करंट और फ्री करंट। और ये कैसे फ्लो होती हैं, दिस करंट फ्लोज थ्रू मैक्रोस्कोपिक पाथ। क्लियर? एक होती है आपकी बाउंड करंट, एक होती है आपकी बाउंड करंट, और इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट और बाउंड करंट। ई का मतलब है भैया, ई का मतलब है, इसका मतलब है कि ये आपका नाभिक है और नाभिक के चारों ओर एक स्मॉल आर रेडियस में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी या कितनी वेलोसिटी से मूव करता है। तो इसकी क्या हो रही है, आपकी ऑर्बिटल मोशन हो रही है। क्या कर रहा है, ये आपका एक ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। अभी इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे जब अगले टॉपिक में या एक दो टॉपिक बाद। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ऑर्बिट में मोशन कर रहा है। तो क्या है, ऑर्बिटल मोशन, और ऑर्बिट में मोशन करने के कारण इसमें क्या आ जाता है, ऑर्बिटल मोशन में मोशन करने की वजह से इसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, और इसी प्रकार क्या आती है, आपकी करंट आती है, जो कि आपकी बाउंड है इसी स्मॉल आर रेडियस के इस सर्कल में मूव करने के लिए या रहने के लिए। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंड है इस स्मॉल आर रेडियस के सर्कल में मूव करने के लिए, मोशन करने के लिए। तो जो करंट इससे जनरेट होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, बाउंड करंट। अब चूंकि क्या है कि
कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, मीन्स इसके अराउंड क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल मोशन हो रही है। ऑर्बिटल मोशन से आपका आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम की वजह से यहाँ पे आता है मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या आता है, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट भी बोलते हैं, वरना बाउंड करंट तो है ये। तो क्या बोल सकते हैं, करंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या आ जाएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट और बाउंड करंट का इक्वल। और याद रखना कि मैंने आपको क्या बताया है, जे क्या होता है, करंट डेंसिटी। तो इसी प्रकार होता है जेएम क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट डेंसिटी, और इसको सरफेस डेंसिटी भी बोल सकते हैं, सरफेस करंट डेंसिटी भी, सीधी बात। तो जेएम का जो वैल्यू होता है, बाउंड करंट डेंसिटी, बाउंड करंट डेंसिटी का जो वैल्यू होता है जेएम का, वो होता है आपका जेएम वेक्टर इक्वल टू डेल क्रॉस कैपिटल एम वेक्टर। जेएम वेक्टर क्या होगा आपका, डेल क्रॉस एम वेक्टर के इक्वल इसका वैल्यू होगा, जहां जेएम क्या है आपका, बाउंड करंट डेंसिटी है, और एम क्या है आपका, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है और मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है। क्लियर। अब देखिए, अब है इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, रिलेशन बिटवीन बी एच एंड एम, वो देख लेते हैं, है ना। देखिए, जे एम इक्वल टू डेल क्रॉस एम, इसी प्रकार यहाँ पे आएगा जे एफ इक्वल टू डेल क्रॉस बी। ये वाली चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये तो सिंपल फ्री इलेक्ट्रॉन से हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, करंट आ रही है, फ्री करंट की वजह से इसको बोलते हैं अपन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग या मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड अलग अलग है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो कैपिटल एच हो जाएगा, अभी बताएंगे, चलो। तो जेएफ ये क्या है, फ्री करंट डेंसिटी है, जेएम क्या है, बाउंड करंट डेंसिटी है। बाउंड करंट डेंसिटी डेल क्रॉस एम है, फ्री करंट डेंसिटी डेल क्रॉस बी है। तो रिलेशन बिटवीन बी एच एंड एम, रिलेशन बिटवीन बी, इसको मैं अभी बता देता हूं पहले, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या भी ऐसे वो बाद में लिखा दूंगा, रिलेशन बिटवीन बी एच एंड एम। ठीक है। तो सपोज करना आपके पास कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें क्या एग्जिस्ट कर रही है, बोथ करंट आर को एग्जिस्ट, या बोथ करंट को एग्जिस्ट इन दैट मटेरियल, मीन्स उसमें जेएफ भी है और जेएम भी है, मीन्स उसमें फ्री करंट भी है, उसमें बाउंड करंट भी है। क्लियर। तो जेएफ और जेएम क्या हो जाएगा आपका, दोनों की वजह से आ जाएगा। क्लियर। मीन्स जो जे टोटल है वो क्या होगा, जेएफ प्लस जेएम। ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री करंट और बाउंड करंट दोनों एग्जिस्ट करती है, मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मोशन हो रही है और ये ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी करंट आ रहा है। तो याद रखो, फ्रॉम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, ये चीज कभी मत भूलना। एम्पियर्स लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जीरो जे, और यहां पे जे क्या आएगा आपका, जे टोटल आएगा, और जे टोटल क्या है यहाँ पे, जे एफ प्लस जे एम है।
और जे एफ कितना है, डेल क्रॉस बी, जे एम कितना है, डेल क्रॉस एम, तो क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू म्यू जीरो, जे एफ है आपका डेल क्रॉस बी और जे एम है डेल क्रॉस एम। कुछ नहीं है, सब मैथमेटिक्स है। और क्या लिख सकता हूं मैं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, या इसको ऐसे करो, इसको भी ऐसे रहने दो, ठीक है। इसको तो मैंने रहने दिया जे एफ, ये छोड़ो, ये तो फिर गलत हो जाएगा। एच को मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो जे एफ तो ऐसे एज रहने दो, जे एफ करंट डेंसिटी, फ्री करंट डेंसिटी, और जे एम क्या है आपका डेल क्रॉस एम, ठीक है। और क्या लिख सकता हूं मैं, डेल क्रॉस बी, इस म्यू जीरो को इधर की साइड ट्रांसफर कर दूंगा, तो क्या बच जाएगा, जे एफ प्लस डेल क्रॉस एम, और डेल क्रॉस बी ओवर म्यू जीरो तो है ही है, माइनस इस डेल क्रॉस एम को इधर की साइड शिफ्ट कर देता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, क्या बन जाएगा, डेल क्रॉस एम इक्वल टू जे एफ। देखो ये है, यहाँ पे जे एफ को जे एफ रख दिया और ये सारी अपने कैलकुलेशन कर ली। तो यहाँ देखना डेल क्रॉस बी अपॉन म्यू जीरो है और यहाँ डेल क्रॉस एम है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, डेल क्रॉस बी ओवर म्यू जीरो माइनस एम इक्वल टू जे एफ लिख सकता हूँ। और यहाँ हेयर और डेल क्रॉस एच वेक्टर इक्वल टू जे एफ, यहाँ वेक्टर लगा सकते हो चाहो तो आप, ठीक है। डेल क्रॉस एच वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर, वेयर एच इज इक्वल टू बी वेक्टर ओवर म्यू जीरो माइनस एम वेक्टर, इसी को लिखा है एच वेक्टर। और क्या लिख सकते हैं, म्यू जीरो इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, बी वेक्टर माइनस एम वेक्टर इक्वल टू म्यू जीरो एच वेक्टर, और बी वेक्टर इक्वल टू म्यू जीरो एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर। तो ये क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन बी एच एंड एम, बी इक्वल टू म्यू जीरो एच प्लस एम, वेयर एच इज योर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये एक तरह से इंटरनल फील्ड होता है और वो वेक्टर भी एक्सटर्नल फील्ड होता है। ये होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एम होता है आपका मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। तो डेल क्रॉस एच इक्वल टू क्या है, जे वेक्टर है, और यहाँ ये अपन ने इसको लिख दिया एच वेक्टर, तो बी वेक्टर इक्वल टू म्यू जीरो एच प्लस एम वेक्टर के इक्वल क्या आ गया, आपका रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये आपका छोटा मोटा सा अपन ने डेरिवेशन वगैरह किए, थोड़ा समझाने की कोशिश की। अब नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ इससे आगे का देखेंगे जो कि अपने को फर्दर यूनिट 4 की एंडिंग की ओर ले जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।